तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एंटी साइक्लोन्स। हमको बात करनी है एंटी साइक्लोन्स की। एंटी साइक्लोन्स आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर अराउंड विच हाई प्रेशर अराउंड विच एयर सर्कुलेट्स। बिल्कुल सही है। साइक्लोन्स जो होते हैं वो लो प्रेशर एरिया होते हैं, बट एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर होते हैं। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज एंटी साइक्लोन ऑलवेज ब्रिंग हैवी रेन दस लीडिंग टू फ्लड लाइक कंडीशन। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऑलवेज एक्सेप्ट नेवर, ऑल, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं, तो ये गलत ही हो सकता है, बिकॉज ऐसा नहीं हो कि हर बार ये बारिश लाए। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंटी साइक्लोन्स आर मोर फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द समर सीजन। अगर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट होगा ही होगा और सेकंड नहीं होगा, तो मैंने सेकंड को एलिमिनेट कर दिया, तो ये सही है, बिकॉज एंटी साइक्लोन्स जो देखने को मिलते हैं वो समर सीजन में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है विथ रेफरेंस टू काला नमक राइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, दी हाई यील्ड राइस वेराइटी ओइंग टू इट्स टॉल हाइट। ये छोटा होता है हाइट में, नॉट टॉल, सो दिस इज इनकरेक्ट। वॉज रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये गलत है, ये शॉर्ट होता है। इट हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट विच असिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो इसको हाइपरटेंशन वाले और जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं उसको खाने पसंद करते हैं। और ये जनरली जो उत्तर प्रदेश का जो तराई बेल्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। नेपाल में जनरली ग्रो होता है ये काला नमक राइस, और ये न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है विथ रेफरेंस टू प्लानिटरी विंड्स and their associated region consider the following statement. Westerlies originated in the subtropical high pressure belt and blows toward the pole। बिल्कुल सही। सपोज हमारे पास अगर अर्थ हो गया तो यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्लीज कहाँ पे ब्लो करती हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो करते हैं, और दे फ्लो टुवर्ड दी पोल्स। दे फ्लो टुवर्ड दी पोल्स, ये पोल्स की तरफ फ्लो करते हैं। सो फर्स्ट इज करेक्ट। द वेस्टर्लीज रिजल्ट इन हैवी प्रिसिपिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग विंड एट द हॉर्स लैटिट्यूड। ये हॉर्स लैटिट्यूड में क्या करता है? बहुत ज़्यादा बारिश कराता है, ऐसा बोल रहा है। दे आर नॉट हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है ना। हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? बिटवीन दी ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। द वेस्टर्लीज ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। द वेस्टर्लीज ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके, द वेस्टर्लीज ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर आर मोर रोबस्ट एंड कॉन्स्टेंट देन दी वेस्टर्लीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या है? ज़्यादा पानी ही पानी है, यहाँ पे ओशियंस है, लैंड कम है, इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं? दे आर मोर रॉबस्ट, ओके। बट यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे लैंड का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उतने ज़्यादा तेज़ी से ये फ्लो नहीं कर पाते। सो थर्ड इज करेक्ट। हमसे क्या क्वेश्चन ने पूछा है? करेक्ट हमसे पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमको कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा गया, कौन से रीजन में पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो जरावास कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार में। बिल्कुल सही, अंडमान आइलैंड से पाए जाते हैं जरावास। दुर्ला कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरीज में पाए जाते हैं क्या? गलत है। दुर्ला कहाँ पाए जाते हैं? छोड़। थर्ड, बेटा कुरुबैया बस्तर रीजन में पाए जाते हैं कि नहीं? जो बस्तर रीजन है वहाँ पे जो मेन ट्राइब है वो है गोंड ट्राइब, ओके। गोंड इज द वेराइटी ऑफ सबसेक्ट ऑफ, ओके। तो जो यहाँ पे जो ये बेटा कुरुबा ट्राइब से कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कर्नाटका के अंदर। और डोला जो ट्राइब्स हैं ये पाए जाते हैं अपने पास बस्तर के अंदर। सो सेकंड और थर्ड इनकट हो जाएगा। हैती ट्राइब जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, हमसे करेक्टली मैच पूछा, तो यहाँ पे 2 पेयर करेक्टली मैच है, आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 55 है रूल 267 ऑफ द राज्यसभा रिसेंटली सीन द न्यूज डील्स विद सस्पेंशन ऑफ द प्री डिसाइडेड एजेंडा ऑफ द राज्यसभा, रिडक्शन इन द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ओरल आंसर इन द राज्यसभा, सस्पेंशन ऑफ द मेंबर हु विलफुली अब्यूज द रूल ऑफ राज्यसभा, पावर ऑफ द चेयरमैन टू एडजर्न द राज्यसभा इफ ही थिंक्स इट नेसेसरी टू डू सो। तो रूल 267 किसके बारे में बात करता है? अगर विलफुल मेंबर को सस्पेंड करने की बात करता है, अगर उसने अपना बात को नहीं माना तो, ठीक है ना। अगर रूल्स को नहीं फॉलो किया राज्यसभा के, तो उसको क्या किया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा कौन बोलता है? रूल 267 ऑफ द राज्यसभा बोलता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3।
क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटी। हमको बात करनी है पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, बिकॉज ये न्यूज़ में इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इट इज़ अ स्टेटरी कमिटी सेटअप इन 1976 अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। बिल्कुल सही है, हम तो कर ही तो पूछा है, कर तो यही हो जाएगा। इट रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ 8th शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल पर्पस फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। ये गलत। The committee submits its report to the parliament from where it is sent to all the state legislature। स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा ही नहीं गया है। The speaker of the Lok Sabha has been the chairman of the committee as per the rule of procedure of Lok Sabha। ये गलत। क्वेश्चन 57 है, consider the following statement with reference to disqualification under the anti-defection law। If an elected member of the house voluntarily give up his party membership, he or she can be disqualified under the anti-defection law। बिल्कुल सही, अगर वॉलेंटरली अपने पार्टी मेंबरशिप देती तो हाँ उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं 10th शेड्यूल के अंदर। सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड है, अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ यू और सी ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। नहीं, विद इन 6 मंथ ज्वाइन कर सकते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ अगर ये ज्वाइन करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो इट इज़ नॉट विद इन, इट इज़ आफ्टर 6 मंथ। सो ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड, एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ अ हाउस कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ ही और शी ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर ने कोई सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, सो थर्ड वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल लोकसभा मेंबरशिप। बिल्कुल सही है। A member of the parliament if disqualified under the 10th schedule shall also be disqualified from any remunerative political post। ये भी सही है। The president can remove a minister even while the council of ministers enjoy the confidence of Lok Sabha। The president can remove a minister even while the council of ministers enjoys the confidence of Lok Sabha। बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे, तीनों करेक्ट हो जाएंगे। Now question 59 है, which of the following statement is correct regarding the Constitution First Amendment Act 1951 में जो हुआ था। 9th schedule was added through this act to protect the land reforms from judicial review। बिल्कुल सही है। It empowered the state government to make special provisions for the advancement of social and economically backward classes। Third, it authorized the government to nationalize any trade। Fourth, it provides for the establishment of a common high court for 2 or more states। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बिकॉज इस जो ये एक्ट आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था फर्स्ट वाला 1951 में, इसने क्या किया, इसने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दिया। क्यों? फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। ओके, उसके बाद जो नेशनलाइज स्टेट को नेशनलाइज करने की बात ही थी, ये कौन से अमेंडमेंट से आई थी? 7th अमेंडमेंट से आया था। और कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? 5th। ओके, तो ये जो था, ओके, तो जो 4th अमेंडमेंट हुआ था उस 4th अमेंडमेंट से हमारे पास ये डाला गया, द 4th अमेंडमेंट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड। एंड द 7th अमेंडमेंट, जो 7th अमेंडमेंट हुआ था, इससे क्या हुआ है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जैसे कि हमारे पास जो हरियाणा का है और पंजाब का है, दोनों का चंडीगढ़ हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है। ओके, सो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। ओके, और सब ठीक है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ये वाला है रूल 267, इट गिव्स द पावर टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा टू एडजर्न इफ वी थिंक इट्स नेसेसरी टू डू सो। ओके,
क्वेश्चन नंबर 60 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। हमसे पिज़्ज़ा की बात की है 1996 में जो लॉन्च हुआ था। इट कन्फर्स द पावर टू द ग्राम सभा टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत, बिल्कुल सही है। ऑल सीट्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल द लेवल इन शेड्यूल एरिया शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब, बिल्कुल सही है। बिकॉज जो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन की जो सीट्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के लिए हो सकती है, चाहे चारों लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे, पंचायत ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीनों पे किसके लिए होगा, वो चेयरमैन का पोजीशन वो एसटी के लिए ही होगा। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है एट इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नर कैन नॉमिनेट सच शेड्यूल ट्राइब विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत। ये गवर्नर नहीं अपॉइंट कर सकता, इसको स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे कैट पूछा है, कैट की जगह यहाँ पे कैट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 61 है विद रेफरेंस टू द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको एनडीआरएफ की बात करनी है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सप्लीमेंट द फंड ऑफ द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, बिल्कुल सही। जो इमरजेंसी सिचुएशन में इसके पास कमी हो जाती है तो इसको सप्लीमेंट कौन करता है, एनडीआरएफ सप्लीमेंट करता है। द फंड इज प्लेस्ड अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं, ये किसके अंदर आता है, ये हमारे पास पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। थर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन और लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टीज, नो, ये कंपेंसेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ना ही लॉस डैमेज टू द प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल होता है। जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है वो इमीडिएट रिलीफ के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल द गवर्नर हैज टू obligatorily reserve them for the consideration of the president after they have been passed by the state legislature। ऐसा कौन सा बिल है जिसमें गवर्नर को इसको रिजर्व करना ही पड़ेगा, मस्ट, ओके, ऑब्लिगेटरी बोला है। फर्स्ट, इफ द बिल एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। अगर कोई सा भी बिल ऐसा पास करती है स्टेट गवर्नमेंट जो कि हाई कोर्ट के पोजीशन को एंडेंजर करती है, खतरे में लाती है, तो हाँ, उसको जो गवर्नर होगा उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी। सेकेंड है इफ़ द बिल इज डीलिंग विद द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ कोई भी बिल डील कर रहा है तो गवर्नर चाहे तो उसको प्रेसिडेंट के सामने रिजर्व करे, चाहे तो ना करे, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, ओके, सो इट इज़ इनकरेक्ट। थर्ड है इफ़ द बिल इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस केस में भी अगर कोई भी बिल डीपीएसपी के खिलाफ है तो गवर्नर चाहे तो उसको प्रेसिडेंट के सामने रख सकता है, ना चाहे तो ना रखे, सो दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी। फोर्थ है इफ द बिल इज अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इसमें भी है कि इसको चाहे तो, कि देखो ये ऑब्लिगेटरी वाला जो स्टेटमेंट है ये हाई कोर्ट्स के लिए ही यहाँ पे एप्लीकेबल है, ओके। बाकी सब में चाहे तो ना चाहे तो ऑब्लिगेटरी शब्द नहीं इस्तेमाल किया था किसी और में, ओके। चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो ना करे, बट करना ही पड़ेगा वो वाला है ऑब्लिगेटरी, ओके। सो ये इस और हाई कोर्ट, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है विद रेफरेंस टू सिटीजन चार्टर, हमको बात करनी है सिटीजन चार्टर की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल एंड हैंस कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, बिल्कुल सही है। जो सिटीजन चार्टर है ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है एंड इट इज़ ऑल्सो कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, बिल्कुल सही है। द टर्म्स सिटीजन इन द सिटीजन चार्टर इंक्लूड नॉट ओनली सिटीजन बट ऑल्सो ऑल स्टेक होल्डर्स, बिल्कुल सही है। सिटीजन चार्टर के अंदर सिटीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिटीजन नहीं है, जितने भी उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, ओके, जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे आते हैं इसमें, ओके। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएंगे बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 64 है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमको बात करनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इट्स मेंबर वेर चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल, नहीं भाई, डायरेक्टली चूज नहीं किया था, डायरेक्टली मतलब सबका इलेक्शन हुआ था क्या, नहीं हुआ था, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है
द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज क्रिएटेड ऑन द लाइन सजेस्टेड बाय द कैबिनेट मिशन, बिल्कुल सही है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था उसको कैबिनेट मिशन को ध्यान में रख के बनाया गया था। द सीट इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख्स एंड हिंदूज, नहीं, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पर्सपेक्टिव रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। तो हमसे इन कैट पूछा है, तो इन कैट यहाँ पे कौन से हैं? इन कैट है एक ही स्टेटमेंट नंबर 1। नॉट कट हमसे पूछा है, तो 4th इज ऑल्सो 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट, 2nd इज करेक्ट। तो हमसे करेक्ट नॉट कट पूछा है, नॉट कट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट सर्व एज द इंस्पिरेशन ऑफ फॉर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। इट एनवाइसन पॉपुलर सोवेरेनिटी फॉर सून टू बी इंडिपेंडेंट इंडियन नेशन, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर द वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द प्रोविंस, नो। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसने बोला कि जो अपने पास जो रेसिड्यूरी पावर होंगे वो किसके पास होंगे? वो सेंटर के पास होंगे। सो 30 इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, कट हो जाएगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन, ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 51A में वो बात करता है, इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो ये 49 ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर मेंशन है ये। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल इज आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप, इनमें से कौन से लोग जो है वो एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए? हमसे ये पूछा गया। A person born in India on or after December 3, 2014 irrespective of the nationality of his or her parent, ये गलत है, बिकॉज ये साफ साफ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो पर्सन जो है वो जो 26 जनवरी 1950 के पहले पैदा हुआ है भारत के अंदर, वो इस देश का नागरिक होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट्स। ओके, तो ये कब तक चला था? ये चला था 1984 तक। उसके बाद दिसंबर 3, 2004 के बाद ऐसा कुछ नियम नहीं आया था, ठीक है ना। अगर इसके बाद अगर कोई दिसंबर 3, 2004 के बाद ऐसा नियम आया, कोई भी नागरिक अगर इस देश में पैदा हो रहा है, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये इंडिया में नहीं है, ये यूएस में है। सो इंडिया तो ब्लड फॉलो करता है। सपोज हमारे पास कोई आदमी यहाँ पे बॉर्न हुआ तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स देखे जाएंगे। जो 2004 के बाद क्या हुआ, दिसंबर से 2004 के बाद क्या हुआ, एक कोई भी चिल्ड्रन अगर यहाँ पे पैदा होता है तो यहाँ पे वो सिटीजन होगा, बट उसके जो पेरेंट्स हैं उसमें से दोनों इंडियन नेशनल होना चाहिए और उनमें से कोई सा भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एनी एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो ये है सिटीजनशिप बाई registration, so this is correct. A person resided in India not less than 11 year during the last 14 year, बिल्कुल सही है। It is citizenship by naturalization, तो रजिस्ट्रेशन के लिए 7 साल चाहिए ज़रूरत है और नेचुरलाइजेशन के लिए 11 साल। सो दिस इज क्या बोला ये? हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं? करेक्ट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में हमको बताना है। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं और जो डीपीएसपी है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट,
सेकेंड है अनलाइक फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। बिल्कुल सी है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल, सो सेकंड इज करेक्ट। बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उन्हीं को इंप्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल राइट्स की जरूरत नहीं पड़ती, सो इट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 69 है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन इन मॉडर्न इंडिया द टर्म कम्युनल अवार्ड मीन्स। तो कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या होता है? ऑफर ऑफ द ब्रिटिश टू क्रिएट डिफरेंट स्टेट्स फॉर ऑल डिफरेंट रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटीज एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। अवार्ड अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश टू रिकॉग्नाइज एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू रिड्यूस कम्युनल टेंशन ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गलत है। Privileges in the form of large share in government service awarded by the British to communities who were loyal to them। गलत है। Separate electorate awarded to members of the different communities during the second round table conference। बिल्कुल सही है। जो communal award था it is a separate electorate। ओके, जो बी आर अम्बेडकर के रेफरेंस में टॉपिक है। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 70 है विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल टाइम्स ऑफ इंडिया हाउ मेनी द फॉलोइंग वाज वेयर द ऑब्जेक्टिव द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ना 1858 में जो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आया था उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स। बिल्कुल सही है, वो बोल दिए कि हाँ अब हम कोई भी स्टेट्स को एनेक्स नहीं करेंगे, है ना, हड़पेंगे नहीं। सेकेंड, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन द ब्रिटिश क्राउन। बिल्कुल सही है। टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया। ना, उस क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन में ये कोई भी बात नहीं हुई थी कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को रेगुलेट करेंगे। ओके, वो तो चार्टर एक्ट जो आए थे उसमें बात की जाती है कि रेगुलेट कैसे करना है ट्रेड को। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स, ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स आर करेक्ट, दैट इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 71 है दिस नेशनल लीडर प्लेड अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। तो अगर आप इतना से चाहो तो सबसे आंसर क्या मिल जाएगा? जयप्रकाश नारायण। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाए थे। लेटर ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज अपोजिशन टू इंडियन पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर 2। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री was achieved, he advocated संपूर्ण क्रांति, that is total revolution, with the broad aim of fighting corruption in public life. Which of the following personalities has been described in the paragraph? जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। Question number 72 है with reference to socio-religious reform movement consider the following statement. विधवा विवाह उत्तेजक मंडल was started by विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित टू इंश्योर विडो रीमैरिज। बिल्कुल सही है। कांदुकारी वीर सलिंगम लेड अ रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी इन केरला। नो, ये जो थे ये आज के जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मतलब आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है जो तेलंगाना में टूट गया, वहाँ पे वीर सलिंगम ने क्या किया था, मूवमेंट किया था जो कि किसके अगेंस्ट था? डाउरी के अगेंस्ट था। इट इज़ नॉट इन केरला, इट इज़ इन दी आंध्र प्रदेश। सेकेंड इनकट हो जाएगा। दी रनुबाई मासद्यासन सभा, रहनुमाई मासद्यासन सभा वर्क टुवर्ड द रिस्टोरेशन ऑफ ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन टू इट्स प्रेस्टीन प्योरिटी। बिल्कुल सही है, ये ज़ोरास्ट्रियन के साथ रिलेटेड है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे? 1 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है कंसिडर द फॉलोइंग एसोसिएशन। पहला है पूर्ण सार्वजनिक सभा, इंडियन लिबरल पार्टी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बांग्लादेश बंगा भाषा परीक्षा बांगा भाषा परीक्षिका सभा। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी द फॉलोइंग एसोसिएशन गिवन अबव वॉज वेयर एस्टेब्लाइज्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब 1885 से कौन कौन से पहले बने थे? तो पूर्व जन सार्वजनिक सभा कब बना था? 1870 में बना था। इंडियन लिबरल पार्टी जो था वो 1914 में बना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो बना था वो 1978 में बना था।
बंगा भाषा परीक्षा सभा, ये भी 1885 से पहले बना था। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा तीन एसोसिएशंस जो हैं वो 1885 से पहले बने थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री द फेमस साइट्स ऑफ गुदियाम केव्स, बोरी, हुंगासागी वैली आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो जो पेलियोलिथिक पीरियड थे, ओल्ड स्टोन एज के साथ ये एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोसाइटी ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के समय अभी न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो अर्ली संगम पीपल्स वर प्राइमरली पास्टरलिस्ट, बिल्कुल सही है, पास्टरलिस्ट थे ये। वुमेन्स वर जनरली एसोसिएटेड विथ हाउस होल्ड वर्क एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अदर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गलत बात है भाई, ये मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि ओके। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोसाइटी ड्यूरिंग द संगम एज। अर्ली संगम पीपल आर प्राइमरली पास्टरलिस्ट, बिल्कुल सही है। वुमेन्स वर जनरली एसोसिएटेड विथ हाउस होल्ड वर्क एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नो, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सो दिस इज इनकरेक्ट। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवेलेंट इन संगम सोसाइटी, ये सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना इज अननोन, नहीं, वो लोग जानते थे वर्ना के बारे में, इट इज़ नॉट अननोन, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट हो जाएंगे 2 और 4, आंसर हो जाएगा अपने पास 4th। क्वेश्चन नंबर 76 है, विथ रेफरेंस टू टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द कृष्ण देव राया द रूलर ऑफ विजयनगर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्री टैक्स, जो प्राइवेट ओनर्स थे वो इंडस्ट्री टैक्स देते थे, करेक्ट है, दोनों करेक्ट आएंगे, बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू न्यायका, जिसको नायकर भी बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर के समय में। फॉरेन ट्रैवलर फर्नो नूनिज says that न्यायक्स were compelled to keep a certain number of military force to serve the kings, बिल्कुल सही है, 5-6 मिलिट्री फोर्स रखते थे। सपोज ये ए है, ये बी है, ये दोनों नायक से, ये आपस में मिलिट्री फोर्स रखते थे, जब किंग को जरूरत पड़ती थी तो इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। इट इज़ सिमिलर टू द इक्ता सिस्टम प्रेजेंट इन दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे जो इक्ता सिस्टम था उसी के जैसे जहाँ पे जात होता था, एक जाप्त रैंक होता था, है ना, उस पर जितना घोड़े रखने पड़ते थे, उसी जगह से यहाँ पे ये भी है। ओके, सो दिस इज करेक्ट। अल्टीमेटली द न्यायका सिस्टम बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर ऑफ द विजयनगर, बिल्कुल सही है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो नायक्स थे वो क्या करने चालू कर दिए, अपने पास मिलिट्री थे, लोकली अपना एरिया को कब्जा करना चालू कर दिए, किंग को सप्लाई नहीं करते थे ये। सो यहाँ पे ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा तीनों का तीनों स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। अनलाइक हिंदुस्तानी म्यूजिक द घरना सिस्टम इज जनरली एब्सेंट इन कार्नेटिक म्यूजिक, बिल्कुल सही है। जो घरना सिस्टम था ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो ये सही है। हमसे क्वेश्चन पूछा नॉट करेक्ट। कयाल इज सबसेक्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक वेरस तरना इज अ सब स्टाइल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, गलत है। बिकॉज कयाल और तरना दोनों सब स्टाइल हैं किसके, हिंदुस्तानी म्यूजिक के, सो दिस इज इनकरेक्ट। हिंदुस्तानी म्यूजिक यूज फ्लूट्स एंड वायलिन्स बट इट इज एब्सेंट इन कार्नेटिक म्यूजिक, नहीं। कॉमन चीज़ था कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में कि दोनों बांसुरी और वायलिन का इस्तेमाल करते थे, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए करेक्ट पूछा, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है, ये कौन सा ही हमसे पूछा गया, तो कौन सा नॉट करेक्ट है यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, विथ रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द महाकाल टेम्पल, हमको बात करनी है किसकी, महाकाल टेम्पल की ऑफ उज्जैन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज़ द ओनली ज्योतिर्लिंग फेसिंग द साउथ डायरेक्शन अमॉन्ग ऑल द ज्योतिर्लिंग्स, बिल्कुल सही है। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सारे ईस्ट को फेस कर रहे हैं, बट जो अपने पास जो महाकाल टेम्पल है उज्जैन का, उसका जो ज्योतिर्लिंग है वो किसको फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन को, तो ये सही है हमारे पास। द टेम्पल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ 5-story स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड बाई
महाराजा जय सिंह टू, ये गलत है बिकॉज इसको एक मराठा वहाँ के एक जमींदार थे, या फिर बोल सकते हैं वहाँ के जो मराठा के समय उनको लैंड दिया गया था, उन्होंने बनाया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामोजी शिंदे। रामोजी शिंदे ने बनाया था इसको, रामोजी शिंदे ने बनाया था। और ये जो महाराजा जय सिंह थे उन्होंने वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजी स्टडी करने के लिए वहाँ पे क्या बनाया था? वहाँ पे बनाया था उन्होंने जंतर मंतर। ओके सो जंतर मंतर बनाया था वहाँ पे। सो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3, इट इज़ मेंशन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द मेघदूतम कंपोज बाय कालिदास। तो ये 4th सेंचुरी में लिखा था इन्होंने, और उसके बारे में उज्जैन के टेम्पल के बारे में बात की थी। तो ये सही हो जाएगा। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट 1 and 3। सो ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, विथ रेफरेंस टू मोन्यूमेंट मित्र स्कीम। तो न्यूज़ में था इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द नोडल मिनिस्ट्री टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द स्कीम। तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको बनाया था इस स्कीम को, बट अभी ये नोडल मिनिस्ट्री जो इसको मैनेज और कोऑर्डिनेट कर रही है वो कौन सी मिनिस्ट्री है? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट एम टू इंश्योर क्वालिटी एंड इंक्लूसिव प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज अक्रॉस द हेरिटेज एंड टूरिस्ट साइट्स इन इंडिया। बिल्कुल सही है। इट अप्लाइज टू ऑल द सेंट्रली प्रोटेक्टेड हेरिटेज प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। ओनली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर एलिजिबल टू अडॉप्ट द मॉन्यूमेंट एज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द स्कीम। नो, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कट पूछा है, कट क्या हो जाएगा? 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जूट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। बिल्कुल सही है। द प्रोडक्शन ऑफ जूट इज मेनली कंसर्नड इन द वेस्टर्न इंडिया। नो, इट इज मेनली कंसर्नड इन ईस्टर्न इंडिया। जो बांग्लादेश वाले जो रीजन है, बांग्लादेश बंगाल, उस रीजन में हमारे पास जूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सो फर्स्ट सेकंड इज इनकरेक्ट। वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग जूट। बिल्कुल सही। अगर पानी अटक गया तो जो जूट के जो पेड़ है वो क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे। ओके सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या? यस करेक्ट पूछा है हमसे। करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बसवेश्वरा। बसवेश्वरा के बारे में हमको बताना है। ही एस्टैब्लिश्ड अनुभवा मंटपा टू डिस्कस द प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्राटा। बिल्कुल सही है। तो ये न्यूज़ में था, इसीलिए अब आर्ट एंड कल्चर से टफ क्वेश्चन तो आते नहीं है, बट तब भी न्यूज़ में था इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। हिज प्रैक्टिकल अप्रोच एंड एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कल्याणा राज्य ब्रॉट अ न्यू स्टेटस एंड पोजीशन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 83 है, विथ रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमको बताना है। इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली डिफाइंस द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इट डज नॉट क्लियरली डिफाइन, सो दिस इज इनकरेक्ट। अंडर आर्टिकल 191 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन MLA इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यस इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट की जगह यहाँ पे 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज पब्लिश द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सा बॉडी पब्लिश करता है स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट? तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था उसने पब्लिश किया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का है। क्या? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इंडिया, चाइना एंड रशिया आर अमॉन्ग द नेशन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन। येस। It is a set of guidelines for the ethical use of internet. Yes. It includes the protection of online privacy and securities and promotion of free expression. Yes. करेक्ट हमसे पूछा है, तीनों सही हो जाएंगे। किसके लिए? डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 86 है, which of the following is are correct about the प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस
PMFME के बारे में बताना है। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू सपोर्ट द फॉर्मलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज ऑफ द इंडिया। ये बिल्कुल सही, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने लॉन्च किया था। सेकेंड है, इट अडॉप्ट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। यस, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिल्कुल सही है, बिकॉज कुछ पैसा स्टेट कुछ पैसा सेंटर, दोनों मिलकर पैसे देते हैं यहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे, तीनों का तीनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद रेफरेंस टू भारत टैप इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट टू यूज लो फ्लो टैप्स एंड फिक्सचर्स। बिल्कुल सही है। इट विल प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट स्केल। मतलब लो फ्लो, ऐसे भारत टैप जो है मतलब वैसे नल प्रोवाइड करती है जिसमें पानी कम जाए और ज़्यादा लीकेज भी ना हो। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे, बोथ 1 and 2। ओके, विथ रेफरेंस टू Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, consider the following statement. It is a multi-stakeholder global partnership of national government and United Nations agency. बिल्कुल सही है। It aims to promote the resilience of new and existing infrastructure system to climate and disaster risk in support of sustainable development. ये भी सही है। Its secretariat is located in New York. No, इसका secretariat कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, इंडिया के अंदर। सो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर सेक्रेटरिएट इज इन इंडिया, दैट इज इन दिल्ली। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा 1 and 2, आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, विद रेफरेंस टू करेंसी डिप्रिसिएशन कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। नो, करेंसी डिप्रिसिएशन में वैल्यू क्या होता है, कम होता है, नॉट राइज। सो दिस इज इनकरेक्ट। द फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी कंट्रीज करेंसी मेक इट्स मोर कम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। अगर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोर कम्पिटिटिव बोल रहा है यार। सही है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, यही तो बचेगा। सो इट बिकम मोर कम्पिटिटिव, मतलब बाकियों की तुलना में आ जाएगा ये। ओके, थर्ड है, क्या बोल रहा है, इट पोसेस अ रिस्क ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही है यार, डिप्रिसिएशन हो गया तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के चांसेस तो आएंगे अभी जो हो रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टू ग्रुप ऑफ आइलैंड इज सेपरेट बाय 10 डिग्री साउथ पैरेलल चैनल। नो, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल की तरह सेपरेट किया जाता है अंडमान एंड निकोबार को। हिंदी एंड इंग्लिश आर द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आइलैंड। येस, बंगाली इज द डोमिनेटेड एंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द आइलैंड। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है, विथ reference to the collegium system in India, consider the following statement. It is a system of appointment and transfer of judges that has evolved through an act of the parliament. No, ये judicial proceedings से, ये judicial verdict से ये evolve हुआ है, not by the act of the parliament. So first is incorrect. It is headed by the Chief Justice of India and comprises the 4 other senior most judges of the Supreme Court. Yes, one seat recommend and name. The Prime Minister of India is required to appoint that candidate as a judge of the High Court or Supreme Court, not the Prime Minister, it is President. तीन कट हो जाएगा, हमसे कट पूछा है, कट क्या जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 92 है, राखी गरी। ये लार्जेस्ट हरप्पन साइट है राखी गरी। इट इज़ एन एशियंट हरप्पन साइट और इट इज़ लार्जेस्ट हरप्पन साइट, जिसका डायमीटर सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा एरिया में फैला है, वो कौन सा, राखी गरी। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में को करेक्ट बताना है। दे आर इंड्यूस्ड बाय रॉसबी वेव्स नियर द इक्वेटर। बिल्कुल से रॉसबी वेव्स जो होते हैं वो उनको इंड्यूस करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। एंड दिस सिमेट्रिक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ विंड्स एंड मानसून सिस्टम एज वेल एज अर्थ सिस्टम। ठीक है ना, विंड प्लस मानसून सिस्टम प्लस अर्थ सिस्टम आपस में ये इंटरैक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बना देते हैं। सो हमसे कट पूछा है, कट क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 94 है, द मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज एस्टेब्लाइज दी। ठीक है, तो देखो मीटर कन्वेंशन नाम समझ आ रहा है, मीटर, मीटर मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। ओके, तो जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, इसको बनाया किसने, मीटर कन्वेंशन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, हमको बात करनी है सप्लाई चेन रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की। किसकी बात करनी है, CSRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की बात करनी है।
ओके कौन कौन ने लॉन्च किया बात की, तो इंडिया जापान ने मिल्क लॉन्च किया, तो हमसे करेक्ट पूछा है। कोरिया तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था, साउथ कोरिया। सो आंसर इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 96 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉल मार्किंग। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात करेंगे हॉल मार्किंग की। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ मेड अ प्रोविजन टू अलो अ कॉमन कंज्यूमर टू गेट द प्योरिटी ऑफ देयर हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी hallmark gold jewelry tested at any of the BIS recognized assaying and hallmarking center। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 है देयर इज नो चार्ज फॉर टेस्टिंग गोल्ड ज्वेलरी इंडिया। गलत भाई, यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी 4 गोल्ड ज्वेलरी चेक करने के 200 रुपये लगते हैं, और 4 से ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी चेक करने के 5 से ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी चेक करने के हर एक गोल्ड ज्वेलरी के 45 रुपये लगते हैं। ओके सो दिस इज इनकरेक्ट कि ऐसा नहीं फ्री में गोल्ड ज्वेलरी का टेस्टिंग हो जाए। द प्योरिटी ऑफ हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी आइटम विथ HUID नंबर कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग द वेरीफाई HUID इन BSCare ऐप। BSCare मतलब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसका केयर ऐप में। करेक्ट है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मिथेनॉल। ग्रीन मिथेनॉल का एप्लीकेशन की बात करनी है अपने को। सर्विंग एज अ बेस मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्री, यस। स्टोरिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, यस। सब्स्टिट्यूट फ्यूल फॉर मैरीटाइम फ्यूल एप्लीकेशन, यस। ये तीनों जो है वो किसके एप्लीकेशन है? मिथेनॉल के। कौन से मिथेनॉल की? ग्रीन मिथेनॉल की। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 98 है कोकबुर्क रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़। कोर्कबुर्क जो है वो ट्राइब्स है कहाँ के? कोर्कबुर्क जो है वो सब ट्राइब्स को मिला के बोला जाता है। किस कहाँ के? त्रिपुरा के जो ट्राइब्स हैं उनको मिला के बोला जाता है, बिकॉज त्रिपुरा जो त्रिपुरा लैंड था उसके बेसिस में त्रिपुरा न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है। सो कोकबुर्क रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़, सो इट इज़ लिंगुआ फ्रैंका फॉर द ट्राइब्स इन लिंगुआ फ्रैंका फॉर द मोस्ट ट्राइब्स इन त्रिपुरा। क्वेश्चन में 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बताना है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यस। इट डील्स विद मैटर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर बाय इंडिविजुअल और एंटिटी फॉलोइंग इम्प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिस। जो इम्प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इसको बनाया गया था। उनको देखता है कि भाई ठीक से फॉलो कर यार। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है? हमारे पास बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CAPF। इट एम टू फैसिलिटेट रिटायर्ड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड असम राइफल्स पर्सनल टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यस। इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिल्कुल सी उसने लॉन्च किया है। इट विल हेल्प रिटायर्ड पर्सनल सीकिंग री एम्प्लॉयमेंट टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट मैच बाय अपहोल्डिंग देयर पर्सनल डिटेल ऑन द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, सही है। करेक्ट हमसे पूछा है तो तीनों सही है। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहाँ मिनिस्ट्री के गलत कर सकता है क्वेश्चन में। ऐसे जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है उसमें स्टेटमेंट सही होने के चांसेस होते हैं, बट मिनिस्ट्री पे यूपीएससी घुमाती है, बस मिनिस्ट्री को देखना ध्यान से। और जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सब वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किए आते हैं, तो चांसेस है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही होंगे। ओके तो यहाँ पे जैसे सब सही है, ओके तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों। तो जो अपने पास आर्बिट्ररी रेजोल्यूशन था उसमें जो रेसिड्यूरी पावर था वो किसके अंदर आना चाहिए था? बोला था उसने प्रोविंस के अंदर, नॉट सेंटर।